हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 8 करेंगे। अब तक हम लोग इसके 7 पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, साथ में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के शामिल होने वाले देशों का नाम, उनका कॉम्बिनेशन, काउजेज, इन सभी को डिस्कस किया था। और ये सब भी डिस्कस किया कि क्यों नाजिज्म और हिटलर का बैकग्राउंड और कैसे तैयार हुआ। पार्ट 2 में बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक टॉपिक को डिस्कस किया गया। पार्ट 3 में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस को डिस्कस किया गया। पार्ट 4 में द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस किया गया। पार्ट 5 में हिटलर्स राइज टू पावर डिस्कस किया गया। पार्ट 6 में द नाजी वर्ल्ड व्यू डिस्कस किया गया। पार्ट 7 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट एंड द रेशियल यूटोपिया डिस्कस किया गया। ये सभी पार्ट्स 1 से लेके 7 तक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग आज पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 का फर्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू डेथ और सेकंड टॉपिक है यूथ इन नाजी जर्मनी। स्टेप्स टू डेथ, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अनडिजायरेबल्स को, इसका मतलब कि जो भी जीव्स थे, पॉल्स थे, रशियंस थे, जिप्सीज थे, या फिर और भी अलग अलग कैटेगरी जो हिटलर ने बनाई हुई थी। 50 से ज़्यादा ऐसी कैटेगरी थी जिसको अनडिजायरेबल में डाला गया था। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें सोशलिस्ट भी थे, उसमें डेमोक्रेट्स भी थे। वो सब लोग थे जो नाजिज्म को, हिटलर को पसंद नहीं करते थे, और वो सब लोग थे जो इसको छोड़कर किसी और चीज़ को पसंद करते थे। तो इन सभी को अनडिजायरेबल कैटेगरी में हिटलर के अकॉर्डिंगली इस न्यू जर्मनी में डाला गया था। और इन सभी अनडिजायरेबल्स के लिए ये स्टेप्स टू डेथ का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये स्टेप्स टू डेथ का टॉपिक क्या है। स्टेज 1, इसमें टोटल 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में एक्सक्लूजन 1933 टू 1939, 1933 से 1939 तक एक्सक्लूड किया गया। इसका मतलब कि इनको अपने देश से, अपने नागरिक बनने से इनको इनकार कर दिया गया। हैव नो राइट टू लिव एमोंग अस एज सिटीजन्स, इसका मतलब इसमें जितने भी लोग थे जिसको हम लोग अभी अनडिजायरेबल्स कैटेगरी में डिस्कस किए, इन सभी लोगों को सिटीजन होने का अधिकार छीन लिया गया, नहीं था। और ये कब से कब तक चला? 1933 से 1939, 6 ईयर्स तक चला। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, ये एक नया लॉ था। इस लॉ में क्या खास बात थी? पहला, फर्स्ट पॉइंट, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड बी जर्मन सिटीजन इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। सिर्फ जो डिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे और जो प्योर जर्मन कैटेगरी में काउंट हो रहे थे, उन्हीं लोगों को जर्मनी का सिटीजनशिप माना गया और उन्हीं को जर्मनी को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे डिजायरेबल माना गया। मैरिजेज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वेयर फॉरबिडन, ज्यूज और जर्मन के बीच आपस में किसी भी तरह का अब मैरिज नहीं हो सकता था, उसको रोक दिया गया। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन बिकेम अ क्राइम। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन यानी कि मैरिज के अलावा भी यदि कोई एक दूसरे से संबंध रखता है, मेल या फीमेल, तो उसको क्राइम घोषित कर दिया गया। ज्यूज वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ज्यूज को जर्मनी का नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड करने के लिए यानी फहराने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। अब उनको सिटीजनशिप भी नहीं था और उनको देश का, जर्मनी का नेशनल फ्लैग भी अब वो अनफर्ल्ड नहीं कर सकते थे। बॉयकॉट ऑफ ज्यूज बिजनेस, जितने भी तरह के जीविश बिजनेस थे, खासकर हम लोग पीछे के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि वो ट्रेड में थे और वो ट्रेड मर्चेंट एक्टिविटी में थे और साथ में मनी लेंडिंग का काम करते थे। तो जीविश बिजनेस को ही इन लोगों ने फॉरबिड कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, इन सभी अनडिजायरेबल्स को और खासकर ज्यूज को गवर्नमेंट जॉब से एक्सपल्ड किया गया। इसका मतलब कि उनको जॉब से बाहर निकाला गया।
forced selling and confiscation of their properties, looted houses, attacked, burns and men arrested. इनके जितने भी ज्यूज के जितने भी प्रॉपर्टीज थी, उनके घर, उनके बाकी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी में काउंट होती थी, वो सब कुछ छीन लिया गया, लूट लिया गया, जला दिया गया। इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था जहाँ पर ये लोग अपने गॉड को याद करते थे, सिनेगॉग्स, उसको भी जला दिया गया। मेन अरेस्टेड, मेन को अरेस्ट कर लिया गया। ये फर्स्ट स्टेज था जिसमें उनको जमकर अलग अलग तरीके से परेशान किया गया ताकि वो खुद देश छोड़कर चले जाएं। स्टेज 2 घेटोआइजेशन 1940 टू 1944। स्टेज 2 घेटोआइजेशन है। घेटोआइजेशन का मतलब कि उनको घरों से बेदखल कर देना, उनके घरों को, प्रॉपर्टी को छीन लेना और उनको ज़बरदस्ती एक ख़ास एरिया में रहने के लिए मजबूर कर देना। और वो एरिया बिल्कुल पॉवर्टी वाला था, मेल न्यूट्राइज्ड था। वहाँ किसी तरह के कोई भी डिजीज़ को रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। गवर्नमेंट का भी ध्यान उस एरिया में नहीं रहता था। तो ऐसा बिल्कुल बेकार ख़राब जगह पर उनको ज़बरदस्ती रहने के लिए मजबूर करना और अच्छे प्लेसेस को छोड़ने के लिए मजबूर करना, यही घेटोआइजेशन था। ये कब से कब तक चला? 1940 से 1944 तक। हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस। इन ज्यूज को बाकी जर्मन्स के साथ रहने का अधिकार नहीं था। फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूज हैड टू वियर अ येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट। आइडेंटिटी मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेज। 1941 सितंबर के बाद क्या हुआ कि ज्यूज को एक येलो स्टार अपने ब्रेस्ट पे यानी यहाँ चेस्ट पे उनको लगाना पड़ रहा था। ठीक है, इससे पता चलता था कि कौन ज्यूज है, कौन ज्यूज नहीं है। और साथ में एक आइडेंटिटी मार्क किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। ये आइडेंटिटी मार्क उनके पासपोर्ट पे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट पे और उनके हाउसेस पे स्टार्ट कर दिया गया। इस तरीके से बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गया। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz, Warsaw in the East. उनको अब अलग से लॉर्ड्स और वारसाइज में ले जाकर रखा गया। उनको सेपरेट ज्यूज के लिए जो मार्क्ड एरिया था, उन्हीं एरियाज में रहना अब मजबूर कर दिया गया। किसी और जगह वो नहीं रह सकते थे। यदि उनकी प्रॉपर्टी हाउसेज थे तो उनको फोर्सली सेल करना होता था। यदि कर दिए तो अच्छी बात, नहीं तो उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, या इसका मतलब कि जब्त कर लिया जाता था। दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम माइजरी एंड पॉवर्टी। ये ऐसे साइट्स थे, लॉर्ड्स और वारसा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भूखमरी थी, बीमारी थी, कुपोषण था। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर्ड अ ghettos। ज्यूज को अपने हर एक तरह के प्रॉपर्टी को या तो वो खुद सेल कर ले या नहीं तो गवर्नमेंट उसको फोर्सली सेल कर देती थी, कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लेती थी और फिर उनको फोर्सली इन घेटोज में, लॉर्ड्स और वारसाए वाले जगहों पर रखा जाता था, जो कि एक्सट्रीमली माइजरी, पॉवर्टी, मेल न्यूट्राइज्ड थे, जहाँ पर डिजीज आसानी से हो जाता था। स्टेज 3 एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज था। इसका मतलब कि अब 1941 के बाद उनको जीने का अधिकार नहीं था। हैव नो राइट टू लिव। अब वो जिंदा नहीं रह सकते थे। अब तक जो उस देश को छोड़कर चले गए थे वो जिंदा थे, और जो जर्मनी में अब भी थे सितंबर 1941 के बाद, अब उनके साथ ये डेथ पेनाल्टी स्टार्ट किया गया। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods train। बोला गया कि अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से, यूरोप के अलग अलग पार्ट से, जहाँ भी हिटलर ने उसको जब्त कर लिया था, यूरोप के अलग अलग पार्ट्स को उसने जीत लिया था, उन सभी प्लेसेस से ऐसे अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोगों को गुड्स ट्रेन्स में भर कर लाया जाता था। गुड्स ट्रेन्स का मतलब जिसमें वस्तुएं लाई जाती हैं। ट्रेन दो तरह के होते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन और दूसरा गुड्स और फ्रेट ट्रेन, जिसमें कि वस्तुएं और सामान लाद कर लाया जाता है।
तो यहाँ यही समझाया गया कि यूरोप के अलग अलग पार्ट से और खुद जर्मनी के भी अलग डिफरेंट पार्ट से ऐसे लोगों को जो कि अनडिजायरेबल थे उस गुड्स ट्रेन में भर कर लाया जाना स्टार्ट किया गया। डेथ फैक्ट्री कहाँ बनाया गया था? ये पोलैंड में था। एल्सवेयर इन द ईस्ट ऑफ मोस्ट नोटेबली बेइजेक, ऑस्टविच, सोबिबोर, ट्रिब्लिंका, चेल्मोनो एंड माजडानाक, ये सब अलग अलग प्लेसेस थे। ये वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर गैस चैम्बर्स को स्टैब्लिश किया गया था और इन्हीं जगहों पर पूरे यूरोप से अनडिजायरेबल्स को लाया गया और यहीं पर उनको गैस चैम्बर में लाकर मर्डर्ड किया गया, किलिंग किया गया। मास किलिंग टुक प्लेस इन मिनट्स विथ साइंटिफिक प्रिसीजन्स। यहाँ पर सब कुछ सेटअप किया हुआ था। इसमें इस सिस्टम में ऐसे कमरे बनाए गए थे जिसमें डोर और विंडो नहीं था, सिर्फ एक सिंगल डोर था, बिल्कुल चारों तरफ से पैक था और बाथरूम के शावर जैसा एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें से केमिकली बिल्कुल पॉइजन्ड गैस निकलता था और कुछ ही मिनटों में उस रूम में बिल्कुल भर कर जो लोग ज्यूज अनडिजायरेबल्स रखे गए थे वो मर जाते थे। तो इस तरीके से उनको उस रूम में पैक कर दिया जाता था, दरवाज़ा बंद करके गैस ओपन कर दिया जाता था और उस पॉइजनस गैस से ये अनडिजायरेबल्स बहुत कम समय में मिनटों में मर जाते थे। तो ये अलग अलग स्टेजेज बनाया गया स्टेप टू डेथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूथ इन नाजी जर्मनी। अब हम लोग देखेंगे कि नाजी जर्मनी में यूथ को कैसे अपब्रिंग किया जा रहा था, कैसे एक सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, इसको नाजीज्म आइडियोलॉजी बोला गया। और बिल्कुल बच्चों से लेकर मतलब कि जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और स्कूल जाने वाले स्टेज में हैं उस स्टेज से लेकर उनके आर्मी में शामिल होने तक के एज को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बांट दिया गया था। उसमें 10 ईयर और उससे कम के बच्चों के लिए एक अलग सिस्टम था, 10 to 14 ईयर वाले बच्चों के लिए अलग सिस्टम था, 14 से 18 वाले के लिए अलग था और 18 एंड अपवर्ड वाले बच्चों को अब हिटलर के सेना में आर्मी में ज्वाइन करना होता था। तो अब हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर एक सिस्टमैटिक तरीके से हिटलर यूथ के लिए काम कर रहा था। इसका मतलब कि यूथ इन नाजी जर्मनी के लोग अब हर तरीके से हिटलर के सिस्टम को समझ लें। बाय बॉर्न तो नहीं, लेकिन जब जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे अपब्रिंग हों, बड़े हों, तो वो हिटलर आइडियोलॉजी के फॉलोअर बने, हिटलर के फॉलोअर बने और नाजिज्म को सपोर्ट करें। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. उनको ऐसा लगता था कि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से ही देने से एक स्ट्रॉन्ग नाजी जर्मनी बन सकता है। मीन्स अ कंट्रोल ओवर चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। इसका मतलब कि बच्चों को कंट्रोल करना था उनके स्कूल के अंदर से और स्कूल के बाहर से। स्कूल के बाहर से का मतलब हो गया सोसाइटी उनको ऐसा बनाना था जिसमें नाजी जर्मनी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए और स्कूल के अंदर सिस्टम ऐसा बनाना था जिसमें उनको टीचिंग भी इस तरीके से हो कि बच्चे धीरे धीरे नाजी आइडियोलॉजी को समझें, हिटलर को समझें। ऑल स्कूल्स वेर क्लिंसेड एंड प्यूरिफाइड। सभी स्कूलों की सफाई और शुद्धता की गई। सफाई और शुद्धता का सिंपल मतलब है, हम लोग प्यूरिफिकेशन टॉपिक को पहले भी डिस्कस किया। प्यूरिफिकेशन का सीधा मतलब है कि जो भी अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे स्कूल में, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग प्रोफेशन में हो या फिर वो बच्चे हों, वो सभी को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल से बाहर निकाला गया, बाहर कर दिया गया। जो जॉब में थे उनको जॉबलेस कर दिया गया, उनको उनका जॉब छीन लिया गया। जो बच्चे थे पहले उनको सेपरेट सेग्रीगेट किया गया जर्मनी के दूसरे जो नाजी यूथ थे उनसे। डिज़ायरेबल कैटेगरी अनडिज़ायरेबल कैटेगरी के बच्चों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, उनकी सुविधाएं बिल्कुल अलग कर दी गई। डिज़ायरेबल को बेस्ट क्लास की सुविधाएं दी जाने लगी, अनडिज़ायरेबल को वर्स्ट क्लास की फैसिलिटी दी गई। और इस तरीके से या फिर इवन हम कहें कि उन्हें अनडिज़ायरेबल को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, अच्छी टीचिंग नहीं की गई। पहले तो सेग्रीगेट किया गया सिस्टम को, बाद में अनडिज़ायरेबल कैटेगरी के जितने बच्चे थे उनका नाम काट कर स्कूल से बाहर कर दिया गया।
एक्सपेल्ड कर दिया गया। तो सिस्टम स्कूलिंग का ऐसा बनाया गया जिसमें टीचर भी अब डिजायरेबल कैटेगरी के थे और बच्चे भी डिजायरेबल कैटेगरी के थे। अनडिजायरेबल कैटेगरी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल से बाहर किया गया और बाद में बच्चों को भी सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मीन्स ज्यूइश टीचर्स वेयर डिसमिस्ड, जितने भी ज्यूइश टीचर्स थे उनको डिसमिस कर दिया गया। चिल्ड्रेन वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, मीन्स जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। इसका सीधा मतलब है कि जो भी जर्मन और ज्यूज बच्चे थे वो अब एक साथ बैठकर पढ़ भी नहीं सकते थे और एक साथ खेल भी नहीं सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल ज्यूज चिल्ड्रेन फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। जितने भी ज्यूज बच्चे थे या फिर फिजिकली लोग थे या फिर जिप्सीज थे, इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया, थ्रोन आउट, इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। एंड फाइनली इन 1940s दे वर टेकन टू गैस चैम्बर। और हम लोग अभी डिस्कस किए सितंबर 1941 के बाद उनको गैस चैम्बर ले जाया गया। वो एडल्ट हैं, ओल्ड एज हैं, मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन हैं, एडोलेसेंट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरे जर्मनी को डिजायरेबल अनडिजायरेबल में बांटकर सितंबर 1941 के बाद उनको मास किलिंग स्टार्ट कर दिया गया, गैस चैम्बर ले जाया जाने लगा। गुड जर्मन चिल्ड्रेन, अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं गुड जर्मन चिल्ड्रेन के बारे में क्या आइडियोलॉजी थी। चिल्ड्रेन वेर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। अब इनके साथ एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का मतलब कि उनके मन में ये सब चीज़ें अब भरना स्टार्ट किया गया कि वो एक नाजी जर्मनी का हिस्सा हैं, एक स्ट्रॉन्ग देश का हिस्सा हैं और हिटलर उनके सब कुछ हैं, फ्यूहरर सब कुछ हैं और उसी के लिए उनको बड़ा होना है, मैस्कुलाइन होना है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना है और अपने देश की जर्मनी की रक्षा करनी है अनडिजायरेबल्स से। स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन, स्कूल के बुक्स को दोबारा लिखा गया नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली। इसमें बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी को अप्रिसिएट करना था और अनडिजायरेबल्स को हेट करना था। हेटर्ड भी सिखाया गया। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। रेशियल साइंस का सीधा मतलब है कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल कैटेगरी के जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स थे उसको समझाया गया कि ब्लू आइड, ब्लॉन्ड, यंग, टॉल, मस्कुलाइन, स्ट्रॉन्ग हार्टेड लोग इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं और इन्हें डिजायरेबल कैटेगरी में डाला गया, इनको गुड जर्मन्स बोला गया। जबकि साथ में अनडिजायरेबल कैटेगरीज में रशियंस, पोल्स, ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड और साथ में हम लोग अभी डिस्कस किए जिप्सीज, इन सभी को डाला गया। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वेयर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। मैथ्स क्लासेस में भी स्टीरियोटाइप्स को फॉलो किया जाता था। स्टीरियोटाइप्स का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से ज्यूज को अलग अलग तरीके से या फिर और भी जो भी डिजायरेबल कैटेगरी थे उनको समझाया जाता था कि डिजायरेबल कैटेगरी का पॉजिटिव व्यू रखा जाता था और अनडिजायरेबल कैटेगरी ज्यूज के नाक को दिखाते हुए ये समझाया जाता था कि ये 6 है और ये वर्स्ट हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्टिव तरीके से नाजी आइडियोलॉजी का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। चिल्ड्रेंस वेर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज, वर्शिप हिटलर। बच्चों को सिखाया गया कि उन्हें लॉयल बनना है, उन्हें आज्ञाकारी यानी सबमिसिव बनना है और इस तरीके से उन्हें ज्यूज को हेट करना है और हिटलर की वर्शिप करना है, हिटलर की पूजा करनी है। तो ये बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से ही सिखाया जाने लगा। Even the functions of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. बच्चों को स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता था तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाता था कि उनके अंदर गुस्सा और बदला लेने की भावना ये सब कुछ बढ़ चढ़ कर बढ़े, एग्रेशन बढ़े, उनके अंदर हिंसा बढ़े। ठीक है। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रेन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको करने से बच्चे आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलाइन भी बनेंगे और हिटलर को ऐसे ही यूथ की ज़रूरत थी। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, वेरियस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए
और उसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को, डिजायरेबल कैटेगरी के बच्चों को रखा गया, शामिल किया गया और उनके साथ डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट की गई और उनको एक सिस्टमैटिक नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो कराना सिखाया जाने लगा। जैसे 10 ईयर ओल्ड बच्चों को यंग वॉल्क में डाला गया। ये यंग वॉल्क जो है ये 10 ईयर बच्चों के लिए था, ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज का था। 14 ईयर ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। 14 ईयर के बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना था। हिटलर यूथ, इसका नाम था हिटलर यूथ। इस नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिटलर यूथ था। लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरी, एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, hate Jews, communist, gypsies and all those categorized as undesirables। इस नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया गया कि इन्हें लॉयल सबमिसिव बनना है, इन्हें हिटलर का वर्शिप करना है, इन्हें वार का वर्शिप करना है, इन्हें वायलेंस और एग्रेशन दिखाना है, ग्लोरी को अचीव करना है, इन्हें डेमोक्रेसी, ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज को हेट करना है, उसको कंडेम यानी उसकी निंदा करनी है और इस तरीके से डिजायरेबल को अप्रिसिएट करना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है, अनडिजायरेबल को निगेटिव रिस्पॉन्स करना है और उनको हेट करना है, उनसे नफरत करनी है। ये सब कुछ इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स 14 ईयर एंड एबव वाले बच्चों को सिखाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। एट द एज ऑफ 18 वाले एज में क्या किया गया? had to join the labor services, serve in the armed forces and enter one in the Nazi organization। नाजी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का ये वही एज था 18 ईयर एंड एबव, जिसमें बच्चों को लेबर सर्विसेज ज्वाइन करना होता था। लेबर सर्विसेज का मतलब उन्हें आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करना होता था, जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन करना होता था और इस तरीके से ये 18 ईयर ओल्ड जितने बच्चे थे इन सभी को नाजी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लिया जाता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922, 4 years later renamed Hitler Youth, and all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। 1922 तक जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम द यूथ लीग था। 4 years later, इट मीन्स 1926 के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम द हिटलर यूथ रखा गया और उसके बाद जर्मनी में जितने भी अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सभी को बैन कर दिया गया और इसके बाद अब सिर्फ जर्मनी में एक ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था हिटलर यूथ। तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया, स्टेप्स टू डेथ और यूथ इन नाजी जर्मनी। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 9 में 4.1 द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड एंड द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।